Hello everyone, myself Prashant Punia and I welcome you to the YouTube channel The Beast by Prashant Punia. So today in this video we are going to start with the physics. Yes, we are going to start with the physics and with the lecture electrostatics. तो इसे शुरू करने से पहले मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहूँगा कि फ़िज़िक्स को लेकर कुछ बच्चों के लिए अंदर काफ़ी गलतफहमी होती है कि फ़िज़िक्स में तो नंबर आते नहीं, हमारी तो फ़िज़िक्स कमज़ोर है या फिर हम फ़िज़िक्स नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए कोई भी चीज़ जब मुश्किल लगती है जब आपको समझ नहीं आए। केमिस्ट्री कुछ बच्चों को आसान लगती है क्योंकि उनको केमिस्ट्री समझ आ रही है, हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस होता है, केमिस्ट्री ज़्यादा स्कोरिंग होती है फ़िज़िक्स के कंपैरिजन में, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि फ़िज़िक्स में भी आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हैं। जब आपकी फ़िज़िक्स अच्छी होती है तो ये भी बात है कि आप फ़िज़िक्स में पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। ऐसे ही मैथ्स के अंदर होता है। तो बात है सिर्फ एक अच्छे तरीके से समझने की। बात होती है जो PCM और PCB 11th में आप स्ट्रीम लेते हैं, PCM वाले को थोड़ी सी कैलकुलेशन प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि वो कैलकुलेशंस ही करता है मैथ के अंदर, या फिर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में वो काफ़ी कंफर्टेबल होता है क्योंकि वो कैलकुलस पढ़ता है 11th और 12th में, तो उसको काफ़ी बिल्कुल भी ज़्यादा हद तक प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जो बायो वाले बच्चे हैं वो 10th तक पढ़ कर आए हैं तो उन्हें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बहुत बड़ी चीज़ लगती है। हालांकि मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप उसके बिना मैथ्स होनी चाहिए थी आपके पास तो आप फिज़िक्स नहीं पढ़ सकते 11th-12th में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ़िज़िक्स के अंदर कुछ लिमिटेड ही मैथ इस्तेमाल होती है, ऐसा भी नहीं है कि PCMB वाला ही बच्चा सक्सेसफुल होगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मेरे पास PCMB ही थी, मैथ्स भी थी, बायोलॉजी थी, फर्दर मैंने वैसे बायोलॉजी में प्रोसीड किया था। और तो मैथ्स में मैंने देखा इतना भी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इन्वॉल्वमेंट है नो डाउट, कहीं भी आ जाती है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन या मैथ के कॉन्सेप्ट, लेकिन अभी इस लेवल पर ऐसी फ़िज़िक्स में कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं, मैथ के इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि आप उसके बिना कर ही ना पाएँ कि 11th में और 12th में आपके पास मैथ हो तो ही फ़िज़िक्स चले। थोड़े से जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको साथ साथ बताए जाने चाहिए, तभी आपकी फ़िज़िक्स स्ट्रॉन्ग होती है। टीचर्स ये करते हैं कि जैसे बच्चा 11th या 12th में आया है तो बच्चा कहता है, टीचर कहता है कि आपको ये भी नहीं पता, आपको तो ये आना चाहिए था, तो फिर बच्चा आगे चलकर प्रॉब्लम्स नहीं पूछता, तो इस तरीके से उसकी थोड़ी थोड़ी फ़िज़िक्स वीक होती चली जाती है। तो काफ़ी हद तक कहीं कहीं टीचर्स का भी रोल होता है कि किसी बच्चे की फ़िज़िक्स अच्छी नहीं, और टीचर्स का रोल भी होता है कि वो बहुत अच्छी फ़िज़िक्स करवा रहा है बच्चे की। तो आप अपना फोकस लेकर चलिए। मैं आपको फ़िज़िक्स में कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं आपको IIT मेंस और नीट लेवल के सभी टाइप के क्वेश्चन कराने सिखाऊंगा। मैं आपको ये भी ध्यान रखूँगा कि आपके जो बीच में कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, हम जैसे अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ शुरू कर रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चे अभी 12th में हैं, उनको बोर्ड्स भी देना है, और तो इसके बीच में जो भी कॉन्सेप्ट आएंगे, जैसे 11th का कोई कॉन्सेप्ट है या इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, तो साइड में मैंने बोर्ड्स इसीलिए लगाए हुए हैं कि मैं उसको स्टॉप कर थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो बिल्कुल भी कि ये वाली चीज़ ये कैसे आ गई। तो अब हम शुरू करते हैं अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर के साथ। क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक? इसके अंदर हम पढ़ेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है, क्या होता है एक चार्ज, क्या वो किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, ये सब बातें। फिर हम पढ़ेंगे चार्ज, वो हमने बात कर ली कि क्या होता है चार्ज, ये सब बातें पढ़ेंगे। किस तरीके से एक बॉडी को चार्ज किया जा सकता है और प्रॉपर्टीज़ क्या है चार्ज की, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं क्या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज, और इसके बाद हम चैप्टर में कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर के साथ, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि है क्लास 12th का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके बाद कैपेसिटर और करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चलते रहेंगे। तो आप अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए क्योंकि मैं आपको उसी तरीके से पढ़ाऊँगा जिस तरीके से आप ऑफलाइन में पढ़ते हैं। ऑनलाइन पढ़ने का फ़ायदा तभी है जब आप कॉपी और पेन निकाल कर अच्छे से नोट्स भी बनाएं। मैं आपको नोट्स क्वार्टर लेवल के ही दूंगा, आपको वीडियोस में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक और बात आप ध्यान रखिए कि मैं जो भी यहाँ नोट्स डिलीवर करूँगा वो एकदम सफिशिएंट होंगे आपके नीट और जेई मेंस लेवल के लिए। जेई में थोड़ा सा अब लेवल आप ऊपर जा सकता है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि जेई के बच्चे पूरी तरह मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं,
वो साइड बाय साइड अपने एडवांस बुक भी करते रहें फिज़िक्स में, जैसे BM शर्मा और HC वर्मा वगैरह है, कुछ बच्चे एरोडोव भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर उसके लिए बेसिक समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके अंदर हम इसको 4 पार्ट्स में देखते हैं। क्या? सबसे पहले है चार्ज, चार्ज के बारे में ये सब बातें, और कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ। दूसरी आती है बात इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे इसमें डाइपोल क्या होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट डाइपोल एक्सियल वगैरह। ये वैसे ये पार्ट जो है डाइपोल वाला, ये कुछ टीचर्स वैसे बुक में भी पीछे ही दिया हुआ है, लेकिन हम इसे इसी के साथ पढ़ेंगे क्योंकि ये इसी का ही पार्ट है। डाइपोल के अंदर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल और इक्वेटोरियल निकालते हैं, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाने के साथ साथ मैं इसे ही कराऊंगा, क्योंकि जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा डाइपोल क्या है, तो आगे आप क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम हो सकती है। फिर हम पढ़ेंगे गॉस लॉ या गॉस थ्योरम कह देते हैं इसे, गॉस थ्योरम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए, ये समझिए कि क्वेश्चन आया रखा है, और वैसे कंपटीशन में भी बहुत आती है। इसके ऊपर ग्राफ क्या फॉर्मूलेज हैं, बहुत आसान भी है वैसे, ये कोई भी दिक्कत नहीं होती। फिर आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, और इसके बाद आता है आपका फिर कैपेसिटर। तो इस वाली यूनिट के अंदर ये सब चीज़ें आती हैं। इसको आप एक यूनिट की तरह ही लीजिए, मतलब आप इसको डिवाइड मत कीजिए कि अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला चैप्टर है या ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर है। इसको एक पूरा एक चैप्टर समझा करिए। क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक एक यूनिट, अगली यूनिट करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, फिर यूनिट मैग्नेटिज्म। इस तरीके से समझिए, आपको सिलेबस छोटा लगेगा। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं तो इस वाले पार्ट से, चार्ज एंड कूलम्स लॉ। तो चार्ज, इससे भी पहले हम पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या मतलब है। इलेक्ट्रो क्या, स्टैटिक क्या? ठीक है, देखिए इलेक्ट्रो होता है चार्ज, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हुआ चार्ज एट रेस्ट। इस वाले चैप्टर में जो चार्ज होगा वो बस एक जगह ही रखा होगा, बस रुका हुआ है एक जगह। ठीक है, स्टैटिक का मतलब रुका हुआ। तो क्या चार्ज चल नहीं सकता? हाँ, चल सकता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। डायनेमिक्स मतलब चलता हुआ, जैसे आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा। हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोडायनेमिक्स, उसमें पानी चलता है डायनेमिक्स में, उसके अंदर वेंचुरीमीटर वगैरह ये सब बातें हैं। तो चार्ज इन मोशन, चार्ज इन मोशन पर है। जब चार्ज रुका होता है तो ये प्रोड्यूस करता है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। लेकिन चार्ज अगर मोशन में है तो वो अगर चार्ज मूव कर रहा है विद कंटिन्यूअस, मूविंग विद कंटिन्यूअस वेलोसिटी, कंटिन्यूअस मीन्स कांस्टेंट, विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो प्रोड्यूस करेगा क्या? वो प्रोड्यूस करेगा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। इसके लिए आपका तीसरा चैप्टर मैग्नेटिज्म बनाया हुआ है। इसके अंदर चार्ज मूव करता है, वो सर्कल वो वे में भी घूमता है, कि वो क्या है सब उसमें पढ़ेंगे। और अगर ये मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन तो आपको समझ आता होगा, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी बढ़ती रहती है या घटती रहती है, चेंज होती रहती है। तो इसके इस कंडीशन में ये प्रोड्यूस करता है EMF,
प्रोड्यूस करता है ईएमएफ। ये भी 12th में एक चैप्टर बनाया हुआ है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा छोटा चैप्टर है, 1 या 2 ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, तो आप इसे नोट कीजिए। फिर हम शुरू करते हैं कि चार्ज क्या है। नोट कर लिया, मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो चार्ज की अब बात करते हैं। तो आपको इसके लिए मैं थोड़े से फिजिकल एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे कि आपने अपने स्कूल टाइम में कुछ एक्सपेरिमेंट किए होंगे खुद भी। क्या आप एक स्केल लेते हैं, उसे सर पर रब करते हैं, अपने सर पर या अपनी शर्ट पर ऐसे ऐसे रब कर लेते हैं, और फिर आप कागज़ के टुकड़े के उनको उसके पास लाते हैं, तो कागज़ के टुकड़े आपने देखा वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये वाला एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा बचपन में। फिर एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब आप अपनी लाइफ में देखते हैं, वो क्या है, जैसे कि आप अगर सोने जा रहे हैं तो आप चादर ओढ़ रहे हैं, तो अगर वो सिल्क की चादर होती है तो आपने देखा हो उसमें करंट सा भी लगता है। ये क्या है, ये सब चार्ज की वजह से ही है। क्या है चार्ज, आइए। चार्ज प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, ऑफ अ मैटर, मैटर की वो प्रॉपर्टी, मैटर यानी कि बॉडी, जिसकी वजह से ड्यू टू विच, जिसकी वजह से इट एक्सपीरियंस, इसने एक्सपीरियंस किया क्या, फोर्स, एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स। फोर्स कैसी भी हो सकती है, अट्रैक्टिव भी हो सकती है या रिपल्सिव भी हो सकती है। रिपल्सिव फोर्स उसने एक्सपीरियंस किया व्हेन प्लेस्ड इन, जब हमने उसको रख दिया, प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर और इन मैग्नेटिक फील्ड। प्रॉपर्टी, मैटर की वो प्रॉपर्टी, किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से उसने अपने ऊपर एक फोर्स को एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया। वो फोर्स चाहे अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, वो सब बातें आएंगी, कैसे अट्रैक्टिव कैसे रिपल्सिव होता है। और जब आपने उसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो वो जो बॉडी है मैटर की यानी बॉडी की, तो उसे हमने चार्ज कहा, ठीक है। तो चार्ज ये हमने पढ़ लिया। ये आपको पता है ये 2 टाइप का होता है, 2 टाइप्स का होता है। क्या, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव, पॉजिटिव किसकी वजह से आया, प्रोड्यूस, ये कब आया, वो मैं अभी आपको एकदम से एक एटम बनाकर दिखाऊंगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे अरेंज होते हैं ये बताऊंगा। किसके चले जाने से पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आया वो अभी बताऊंगा। तो प्रोड्यूस ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल गए, लॉस हो गए, तो आपका पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। प्रोड्यूस ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन को उसने गेन कर लिया तो उसके अंदर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। दोनों के अंदर ध्यान देने के बाद इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफ़र हो रहा है, प्रोटॉन का नहीं। कहा आपने सर कि प्रोटॉन का भी, तो अगर वो एक्सेप्ट कर ले प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज आ जाए, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ये भी बातें मैं अभी सब आपको बताऊंगा, क्योंकि ये बेसिक है। क्या प्रोटॉन पे चार्ज है, क्या न्यूट्रॉन होता है, क्या प्रोटॉन, उस पर कितना इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज है, कितना उसका मास है, वो कैसे अरेंज होते हैं, ये सभी बातें आपको बेसिक हैं, आनी ही चाहिए, क्योंकि आगे चलकर न्यूमेरिकल्स में हर जगह आएंगी। जैसे आप पढ़ोगे, यहाँ लिखा था मैंने क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज, उसके अंदर Q इक्वल्स टू NE, E क्या है, E ही तो इलेक्ट्रिक चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, तो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम उसकी वैल्यू होती है। ये आपको पता होना चाहिए, जब तक आपको पता नहीं होगी तो आप फिजिक्स में नहीं पढ़ सकते। मैंने कहा था मैं आपको लेकर चलूँगा, अगर आप 12th के इस चैप्टर में भी डायरेक्टली मेरे से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो आपको पहले की वजह से कि आपने पहले कोई चीज़ नहीं पढ़ी थी, तो उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो अभी प्रोटॉन क्यों नहीं लिया ये सब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, ये एक एटम है, उसके अंदर ये होता है न्यूक्लियस, किसी को कोई दिक्कत, एक एटम है जो क्या है आपका न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं। जैसे मान लीजिए इसके अंदर हैं 4 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में हम यही बातें पढ़ते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिट, ऑर्बिटल क्या है, और थोड़ा सा इसका बारे में
फिजिक्स के अंदर भी है। कैसे ये एटम चैप्टर जो है, ठीक है, इसके अंदर होते हैं जो न्यूक्लियस है उसके अंदर होते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन। देखिए जो प्रोटॉन होता है उसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो इक्वल है लेकिन अपोजिट है नेचर में, ये सब बातें भी आएंगी, ठीक है। तो इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है यानी कि नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है, ये 4 प्रोटॉन भी हैं, ये पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर 4 इलेक्ट्रॉन है 4 प्रोटॉन है तो इक्वल हैं दोनों और नेचर में अलग हैं, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल। यही कारण है ये आइटम जो है न्यूट्रल है। अब ये मैंने क्या बनाया है, एन, और ये बॉन्ड बना के पी बनाया हुआ एन। एन क्या होता है, देखिए एन होता है न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है, जो क्या है, न्यूक्लियर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स से बाइंड होते हैं। इन दोनों को, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जब ये बाइंड हैं आपस में, तो जो इनकी फोर्स है अगर वो टूट जाती है तो ये जो बहुत बड़ा विस्फोट होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी, ये एटम बम जो एटम बम इतना विनाश करते हैं, इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, ये सब इसके अंदर यही तो टूटते हैं। ये सब चैन रिएक्शन होती चले जाती है, वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी ये सब नहीं पढ़ रहे कि कैसे एटम बम बनता है, ये सब कुछ ऐसी बात हमें अभी मतलब नहीं है। तो अब है न्यूट्रॉन के साथ ये बाइंडिंग है। तो हमने कहा किस बच्चे के दिमाग में आई होगी यहाँ पर, आपने सर प्रोटॉन क्यों नहीं लिख दिया कि गेन ऑफ प्रोटॉन, तो इसे तोड़ पाओगे क्या? एन और जो पी का न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो अट्रैक्टिव फोर्स है, ये मतलब इसे आप क्या तोड़ पाओगे? नहीं, इसे तोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी, तो ये आप नहीं कर सकते, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफ़र होता है, तो वो प्रोटॉन वाली बात बिल्कुल गलत है। अगर यहाँ पर कोई कह रहा है कि प्रोड्यूस ड्यू टू गेन ऑफ प्रोटॉन, तो ये बात बिल्कुल गलत है, ये नहीं हो सकता, ठीक है, ठीक है। तो एटम, अब मैं कह रहा हूँ इसके हम अंदर प्रोड्यूस करने वाले हैं क्या, अगर इसने लॉस कर दिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिए, मतलब इसके अंदर 4 से हो गए 3 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, एक बाहर चला गया कहीं, तो 4 थे एन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का पेयर। तो इस समय आप देख रहे होंगे कि 4 प्रोटॉन हो गए और इलेक्ट्रॉन है क्या, 3 ही, तो प्रोटॉन ज़्यादा है, तो प्रोटॉन बाय पॉजिटिव चार्ज है तो वो बाजी मार जाएगा, यानी कि हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज्ड, ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज्ड, बिल्कुल सही बात। और अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन दे दें, इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसके अंदर जो थे 4 न्यूट्रॉन प्रोटॉन का जो पेयर था, इसे न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, ये सब एटम न्यूक्लियाई की बातें हैं, उसके अंदर इसी के सवाल हैं, ठीक है। और इसने इलेक्ट्रॉन जो 4 थे अब हो गए इसके अंदर 5, यानी कि प्रोटॉन से ज़्यादा 1, तो इसके ऊपर क्या 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 प्रोटॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 प्रोटॉन ने कैंसिल कर दिया, बचा क्या 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास इस तरीके से आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो ये बॉडी हो गई नेगेटिव चार्ज्ड। अब आपको समझ आया होगा कि कैसे चार्ज क्रिएट होते हैं, बिल्कुल सही बात। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अब हम शुरू करते हैं, क्या थोड़ा सा उसका बेसिक, क्या इलेक्ट्रॉन ये मिटा दूं, ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूँ। देखिए हमने ये तो पढ़ लिया कि कैसे लूज़ हुआ इलेक्ट्रॉन, मतलब लूज़ हुआ तो क्या चार्ज आया, पर अभी थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की प्रॉपर्टी देख लेते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ हमेशा न्यूमेरिकल्स में यूज़ होती हैं, और आपको पता है जेई और नीट में तो न्यूमेरिकल ही आने हैं, न्यूमेरिकल मीन्स एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब। कूलम्ब क्या है अभी बताऊँ, ये नेगेटिव क्या शो कर रहा है ये भी बताऊँगा। ये तो बताया था कि उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रखे, चार्ज होता है इसके ऊपर, नेचर है, ठीक है। और अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है, ठीक है। अब हम न्यूट्रॉन की बात कर लेते हैं, ये बेसिक, इतना बेसिक है, आना ही चाहिए। ये न्यूट्रल होता है, Q ऑन न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, ये न्यूट्रल होता है। लेकिन जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27, जो कितना ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से, ये आप देख लीजिए रिलेशन, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज़
0.39 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आप ध्यान रखें, डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो इक्वल होता है लेकिन अपोजिट इन नेचर होता है इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, तो जो चार्ज ऑफ प्रोटॉन है वो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के, बट नेचर वाइज ये होता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव। कोई दिक्कत नहीं। बट जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो मास ऑफ न्यूट्रॉन के ही इक्वल होता है 1.6 × 10⁻⁻27 kg। ये भी kg में। ये बात आपने सीखी। जो प्रोटॉन है दोनों से एक एक सिमिलर प्रॉपर्टी रिजेंबल कर रहा है, मास में न्यूट्रॉन के जितना और चार्ज में इलेक्ट्रॉन के जितना, बट अपोजिट नेचर का। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि ये कूलम्ब क्या है। ये आप नेगेटिव और पॉजिटिव देखिए, जो ये नेगेटिव और पॉजिटिव है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है, इट ओनली शोज, ये सिर्फ नेचर बता रहा है, इट शोज ओनली नेचर। ये नेचर बता रहा है, ये कुछ ऐसी बात नहीं बता रहा कि इट डज नॉट शो, ये कोई डायरेक्शन नहीं बता रहा, डज नॉट शो डायरेक्शंस। ये कोई डायरेक्शन नहीं बता रहा है कि नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड है, या फिर जैसे हम कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं कि इस साइड वाली चीज़ नेगेटिव तो चार्ज यहाँ रखा है तो नेगेटिव, ऐसा कुछ नहीं, गलत बात है। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव ने सिर्फ शो किए क्या, ये इसकी नेचर। ठीक है, ये सब आपको बेसिक आना ही चाहिए। 1.6 × 10⁻⁻27 होता है मास ऑफ प्रोटॉन। मार्कर अब मैं इसे मिटा रहा हूँ। अब देख लेते हैं ये कूलम्ब क्या है, यानी कि यूनिट क्या है चार्ज की। चार्ज की यूनिट क्या है, ये कूलम्ब क्या है, ये अब हम देखना जा रहे हैं। तो यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है, देखिए जैसे कि आपको पता है यूनिट होती हैं दो तरीके की, क्या, CGS और MKS। CGS यूनिट के अंदर आती है जैसे ग्राम और जैसे मीटर, और MKS के अंदर आती है जैसे कि क्या, MKS और होती है CGS। इसका होता है मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। ये होती है सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड, सेकंड तो दोनों में सेम ही है। ठीक है, तो ऐसे ही इसकी MKS को SI यूनिट भी कहते हैं। SI यूनिट जो होती है वो MKS ही होती है। ठीक है, तो SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब। वो जो कूलम्ब था वो SI यूनिट है चार्ज की। ठीक है, SI यूनिट को ही क्या कहते हैं, MKS यूनिट। लेकिन जो दूसरी यूनिट है CGS यूनिट, वो है चार्ज की, क्या, उसे कहते हैं फ्रैंकलिन। वो होती है फ्रैंकलिन। एक और होती है, उसे कहते हैं स्टैटिक कूलम्ब, और उसे ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी कहते हैं। ये तीनों इसकी CGS यूनिट हैं चार्ज की। ठीक है, तो जैसे कि आपको ये भी पता होगा कि MKS जो होती है और CGS जो होती है वो डायरेक्टली इक्वल नहीं होती, मैग्नीट्यूड में अंतर होता है, और इसी की कोई वैल्यू यहाँ होती है n, कोई भी वैल्यू है, फैक्टर तो कह दीजिए इसे, फैक्टर है, फैक्टर है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। क्या आपको पता है, अगर मैं यहाँ MKS में होता है जैसे किलोग्राम, CGS में होता है ग्राम, तो किलोग्राम और ग्राम क्या इक्वल होते हैं, नहीं होते बिल्कुल भी, क्योंकि 10 की पावर 3 यानी कि 1000, ये हुआ 1000, तो 1 किलो के अंदर होते हैं 1000 ग्राम। तो इसी तरीके से यहाँ भी एक फैक्टर है, मतलब ये इसे मिटा रहा हूँ, ये फैक्टर है, मतलब जब आप कूलम्ब से जा रहे हैं किस में, स्टैटिक कूलम्ब या ESU या फ्रैंकलिन के अंदर, तो जो n फैक्टर की होती है वैल्यू वो 3.34 × 10⁻⁻10 होती है n की वैल्यू। तो ये रिलेशन होता है इन दोनों के अंदर,
ये आप नोट कर लीजिए। किसी बच्चों ने फ्रैंकलिन पहली बार सुना होगा, ये ESU, ये ESU तो आपका केमिस्ट्री में भी आएगा। क्या? डाइपोल मोमेंट के जब आप क्वेश्चन करेंगे किसके अंदर, मेनली केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, तो ESU वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। आप इसे नोट कर लीजिए, मैं साइड हो रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं किसको, चार्ज को। ये जो चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव जो आ रहा है, ये नोट कर लिया आपने, ये कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। तो मैं इसे मिटाने वाला हूँ। तो कि चार्ज को कैसे प्रोड्यूस करें, उसके क्या तरीके हैं, और उसके हम एक एग्जांपल्स भी देखेंगे कि जो आसमान में बिजली कड़कती है वो क्यों कड़कती है, उसमें कैसे चार्ज प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। और हम और भी बातें इसके अंदर इम्पोर्टेंट बातें पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्या कैसे मतलब प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं चार्जेस की, वो हम अब पढ़ेंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं, हाउ चार्ज इज प्रोड्यूस्ड इन आ बॉडी, कि एक बॉडी पर चार्ज कैसे आएगा। तो इसके अंदर काफ़ी तरीके आपको देखने को मिलेंगे। पहला तरीका है क्या, बाय फ्रिक्शन। आपको मैंने बताया था कि आप जब रब करते हैं स्केल को या कोम्ब को अपनी शर्ट पर, सिल्क की जो थोड़ा सा सिल्की है, या फिर जो बालों पर रब करते हैं, तो एक तरीके से वो फ्रिक्शन का ही तो केस हुआ। फ्रिक्शन क्या होती है आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा थोड़ा सा, पर मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा, क्या उसमें तो बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स एंड लॉज ऑफ मोशन वाले में, जब भी दो बॉडीज़ कॉन्टैक्ट में हैं और आपस में इस तरीके से रब हो रही हैं, तो इनके अंदर है फ्रिक्शन की वजह से ही तो आप चल पा रहे हैं। बहुत चीज़ें हैं फ्रिक्शन से, कि एग्जांपल या उस चैप्टर में जो हम पढ़ते हैं, तो फ्रिक्शन की वजह से जब दो बॉडी कांटेक्ट में आती हैं तो क्या होता है, पॉसिबिलिटी है कि कुछ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उसके कारण दोनों बॉडीज़ पर चार्ज आ जाता है, ठीक है। आइए देख लेते हैं। व्हेन टू बॉडीज़ come in contact, उस कॉन्टैक्ट के अंदर फ्रिक्शन है, having friction, then there is some transfer of electrons making द बॉडी चार्ज्ड, कि उसने बॉडी को चार्ज कर दिया। इसका एक एग्जाम्पल जो मैं थंडर स्टॉर्म यानी कि बिजली जो आती है, लाइटनिंग कहते हैं जैसे, वो इसी का ही एग्जाम्पल है। कैसे, ठीक है, ये है फ्रिक्शन से ही लाइटनिंग स्ट्रोक्स, बिजली कड़कना, लाइटनिंग स्ट्रोक जो है इसी का ही एग्जाम्पल है। इसके अंदर क्या होता है, इन दिस जो दो लेयर्स होती हैं, इन दिस देयर इज फ्रिक्शन, इसके अंदर जो आपके जब दो बॉडी कांटेक्ट में आए हैविंग फ्रिक्शन, तो वो रब हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, रबिंग, रब्ड टुगेदर। लेकिन यहाँ पे जो क्या है, इन दिस देयर इज द फ्रिक्शन बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ क्लाउड, जो बादल होते हैं, टू लेयर्स ऑफ क्लाउड। तो फ्रिक्शन की वजह से, ड्यू टू फ्रिक्शन, चार्ज इज प्रोड्यूस्ड, चार्ज क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी थंडर स्टॉर्म में, मतलब जब बात तेज बिजली कड़कड़ाना कहते हैं, प्रोड्यूस्ड, रिजल्ट इन लाइटनिंग, आपकी बिजली कड़कड़ाती है। तो हमने पहला तरीका पढ़ा कि कैसे फ्रिक्शन से आपकी बॉडी चार्ज्ड की जा सकती है। दूसरा तरीका मैं इसे मिटा रहा हूँ, नोट कर लिया हो तो। उस बोर्ड पर थोड़ा कम कंफर्टेबल है, वो कंटिन्यूटी नहीं बनती, इस बार ही लिखना मुझे ज़्यादा पसंद है, पर मैं इसे मिटा रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए पॉज कर। तो
तो अब हम दूसरा तरीका पढ़ने जा रहे हैं कि क्या होता है। दूसरा तरीका कि कॉन्टैक्ट से सिर्फ हम टच कर कर रख दें, मतलब या टच कर दें, उनमें कॉन्टैक्ट एक कनेक्शन बना दें, तो उससे कैसे हमारी बॉडी चार्ज होगी। दूसरा तरीका है जो बाय मेकिंग कनेक्शन बिटवीन टू बॉडीज, यानी कि बॉडीज को हमने कर दिया कनेक्ट। कैसे? समझ लीजिए एक बॉडी है, इसके अंदर क्या है, चार्ज है, ये चार्ज बॉडी है, तो ये है चार्ज्ड बॉडी, ये है अनचार्ज्ड बॉडी। समझिए अनचार्ज्ड बॉडी, ये एक वायर है, ये है स्विच, और ये इस तरह से वायर है। तो जैसे अभी तो स्विच ओपन है, मतलब स्विच कनेक्शन नहीं है इनके बीच में। जैसे ही आपने स्विच को क्लोज किया तो ये जो दोनों आपस में डायरेक्ट कनेक्शन में आए, अनचार्ज्ड बॉडी, तो ये क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा चार्ज आपस में। ये ए बॉडी थी, ये बी बॉडी थी, इसके अंदर चार्ज था QA, इसके अंदर चार्ज था 0। तो अब क्या होगा, इसके अंदर जो QA डैश नया चार्ज जो होगा वो QA जो पहले चार्ज था इस पे, और जो पहले चार्ज था QB पर बाई 2, इसी तरीके से इस पर भी QB जो नया चार्ज होगा B पर, वो QB जो पहले चार्ज था B पर, QA जो चार्ज था A पर बाई 2 इसका चार्ज होगा। इसको मैं थोड़ा एक एग्जांपल से करवा देता हूँ। मान लीजिए QA है अगर आपका 5 कूलम, और ये था QB क्या है आपका 0 कूलम, तो जो QA डैश होगा वो होगा 5 + 0 5/2 यानी कि 2.5 कूलम, और जो QB होगा आपका वो 0 + 5/2 यानी कि दोनों पर इक्वली चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने सीखा कि कैसे कनेक्शन करने के बाद आपका चार्ज दूसरी बॉडी पर प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, अब इस कनेक्शन को हटा दें तो दोनों बॉडी चार्ज रह गई। तो अब हम पढ़ रहे हैं कि देखिए जो ये कनेक्शन है, जो कनेक्टिंग की है हमने, ये स्पेशली मेटल्स में होता है, स्पेशली इन मेटल्स के अंदर, क्योंकि मेटल्स होते हैं बढ़िया कंडक्टर्स, और उनके अंदर ये चीज़ अच्छे से होगी। और इंडक्शन, मेटल के अंदर इंडक्शन भी आपको देखने को मिलेगा। इंडक्शन क्या होता है, EMI AC यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसी का चैप्टर बनाया हुआ है। अभी देखते हैं कैसे इंडक्शन से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं किसी बॉडी पर चार्ज। उसमें आप थोड़ा सा अर्थिंग का भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, अर्थिंग क्या होती है। देखिए तीसरा है तरीका क्या, बाय इंडक्शन। तीसरा तरीका है बाय इंडक्शन, ये भी मेटल्स के लिए है, फॉर मेटल्स। इसके अंदर क्या होता है मैं आपको स्टेप्स में बताता हूँ। देखिए पहला स्टेप 1, एक कोई भी चार्ज्ड बॉडी को आप ला रहे हैं पास में किसके, एक न्यूट्रल बॉडी के। ठीक है, फिर आपने, और जो न्यूट्रल बॉडी है वो अभी तो कनेक्शन नहीं है उसका अर्थ से, लेकिन अर्थ से कनेक्शन उसका किया जा सकता है। इस तरीके का अरेंजमेंट है। तो जैसे जैसे ये फिलहाल न्यूट्रल है, मतलब इसके अंदर प्लस भी है नेगेटिव भी है, पर वो इक्वल है। ठीक है, तो अब इसको हम पास में लाए, यानी कि अब हुआ स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या हुआ, ये जब काफ़ी पास आ गया तो इसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा क्या, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस साइड आने शुरू हो जाएंगे, जो प्लस होगा इस साइड आना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज देखिए, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट, मतलब लाइक चार्जेस रिपेल, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। जैसे पॉजिटिव एक दूसरे से दूर जाएंगे, नेगेटिव एक दूसरे से दूर जाएंगे, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इधर पॉजिटिव, ये प्रॉपर्टी है चार्ज की, वो मैं लिखवाऊंगा आगे। ठीक है, जब हम प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ेंगे तो क्या है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ लाने की कोशिश करेगा। ये ऐसे अरेंजमेंट था। ठीक है, तो इसके जो न्यूट्रल था पर इलेक्ट्रॉन इसने इस तरफ शिफ्ट कर दिए,
और प्रोटॉन इस तरफ शिफ्ट हो गए। ठीक है, ये स्टेप 2 हुआ, स्टेप 2 में ये काम हुआ। अब देखिए स्टेप 3 में क्या होगा। स्टेप 3 में ये जो हमने अब इसका कनेक्शन कर दिया, नेगेटिव 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 नेगेटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अब इसका हमने कनेक्शन कर दिया अर्थ से, मतलब वो स्विच हमने यहाँ से ज्वाइन कर दिया। तो अर्थ से जुड़ने के बाद देखिए क्या होता है, अर्थ न्यूट्रल कर देती है हर चीज़। अर्थ के पास कोई कमी नहीं है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की। वो न्यूट्रल बनाने के लिए अगर पॉजिटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देती है, अगर नेगेटिव है तो वो उसको मतलब वो भी कर लेती है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट भी कर लेती है। तो अर्थ के पास तो अनलिमिटेड में है। तो जैसे ही अर्थ से आपने इसको कनेक्ट किया तो अर्थ ने इसको भेज दिए इलेक्ट्रॉन्स, तो जिसकी वजह से आपकी ये स्टेप 4 में आप इसको जो ये सोर्स था आप इसको दूर भी ले गए और आपका ये बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आ गया और ये हमने कनेक्शन फिर बाद में हटा लिया। यानी कि अब आपकी बॉडी चार्ज्ड हो गई है, बॉडी चार्ज्ड। तो इंडक्शन में आपने ध्यान दिया होगा हमने कहीं भी कनेक्शन नहीं किया, इनको जोड़ा ही नहीं। तो इंडक्शन में क्या है, इस तरीके से आप ये इसकी वो पढ़िए, इन दिस मेथड बॉडी इज चार्ज्ड विदाउट मेकिंग एनी कॉन्टैक्ट, विदाउट मेकिंग एनी कॉन्टैक्ट, कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं बनाया और आपका बॉडी चार्ज्ड हो गई। तो हमने तीसरा तरीका पढ़ा कि कैसे आप बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए आपने तो नहीं देखा होगा, खैर पहले थोड़ा टाइम में जब ट्रक्स जो होते थे उसके अंदर क्या होता है, वो ट्रक स्पीड से चल रहा है तो एयर आ रही है, एयर तो एयर भी एक फ्रिक्शन की तरह ही काम करेगी, उस पर फ्रिक्शन ऐसे लगती जा रही है, पार्टिकल्स भी हैं उसके अंदर। तो उस कंडीशन में भी आपका चार्ज प्रोड्यूस होता है। तो ये आप नोट कर लीजिए, क्या चार्ज ड्यू टू एयर इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ, फ्रिक्शन की वजह से ही है ये भी, ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ चार्ज प्रोडक्शन ड्यू टू फ्रिक्शन। तो ये भी फ्रिक्शन की वजह से ही उस ट्रक पर चार्ज हुआ। लेकिन आपने एक बात देखा, मैंने आपको बताई थी, आपने वो सिल्क की चादर ओढ़ी, उसमें चार्ज प्रोड्यूस हुआ तो करंट सा लगता है, मतलब एक स्पार्किंग टाइप है। लेकिन अगर ट्रक ऑयल का है और उसके अंदर ऑयल भरा हुआ है और इस तरह की स्पार्किंग हो गई तो ट्रक बस्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को तो कोई इलाज करना पड़ेगा। तो पहले ज़माने में ट्रक्स में क्या होता था, एक चेन होती थी, उसको लटका दिया जाता था, वो साथ साथ चलती रहती थी। जैसे ट्रक मूव कर रहा है वो अर्थ से कनेक्टेड है, तो वो जो भी चार्ज प्रोड्यूस होता था वो अर्थ में चला जाता था, जिसकी वजह से ट्रक न्यूट्रल बना रहता था। लेकिन आजकल के टाइम में जो एडवांसमेंट के साथ साथ आपने देखा होगा कि जो ट्रक्स हैं उनके जो टायर्स होते हैं उनके अंदर ही अब कनेक्शन इस तरीके का कंडक्टिविटी थोड़ी सी दी जाती है, जिसकी वजह से ये न्यूट्रलिटी बनी रहे और इसकी वजह से अब वो चेन लटकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमने अब पढ़ लिए क्या, चार्ज को कैसे प्रोड्यूस किया जाए बॉडी में, हमने इसके मेथड्स पढ़ लिए। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या कि प्रॉपर्टीज़ क्या है चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। एक प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ ली कि जो चार्ज होता है उसके लाइक रिपेल करते हैं, यानी प्लस प्लस रिपेल करेगा और प्लस माइनस आपको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो अब है पढ़ रहे हैं हम क्या, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो सबसे पहली बात आती है कि जो चार्ज है वो होता है एक स्केलर क्वांटिटी। देखिए वेक्टर आपने 11th क्लास में हम पढ़ते हैं, वेक्टर और स्केलर के अंदर क्या अंतर है। वेक्टर जो होता है उसके अंदर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए, जो स्केलर होता है उसके अंदर सिर्फ डायरेक्शन चाहिए, तो मतलब सॉरी उसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। पहला पॉइंट, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी,
क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, बस डायरेक्शन मतलब सॉरी सिर्फ मैग्नीट्यूड इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है। दूसरा जो पॉइंट है, इट सपोर्ट्स एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी मतलब क्यू नेट, मतलब किसी भी बॉडी पर जो नेट चार्ज होगा वो सभी चार्जेस को अगर आप ऐड कर दें एल्जेब्रिकली तो वो उसके इक्वल होगा। ये इंक वीक हो गई है, इसमें मुझे फिल करना होगा, ठीक है। तो ये आप अगर कोई चार्ज नेगेटिव है आप सिंपली इसको लिख देंगे, जैसे मान ले Q2 नेगेटिव माइनस Q2, Q1 मान लीजिए आपका Q3 पॉजिटिव है और मान लीजिए आपका Q4 नेगेटिव है। तो आप ये एक ब्रैकेट लगाना भी सीखिए। ब्रैकेट लगाने ना लगाने से आप प्लस माइनस की बहुत सारी गलतियां करते हैं अलजेब्रा में, हम मैथ्स में पढ़ते हैं एक है। तो अब यहाँ पर अगर -5 है, मान लीजिए मैं अगर Q1 एग्जांपल ले रहा हूँ, Q नेट निकालने के लिए इसको 4 कह रहा हूँ मैं, ये है -5, Q2 है -5 तो प्लस -5 लिखूँगा मैं यहाँ, और Q3 है फिर से 4 मान लीजिए Q4, और ये है Q4 है -2 तो ब्रैकेट लगा कर लिखूँगा मैं। तो अब आपको ये सीधा सिंपली -1 हो गया, ये +2, तो आपका 1 कूलम चार्ज उस बॉडी पर Q नेट है। तो सीधा ये एक एडिटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है, सपोर्ट, ठीक है। अब इसका जो तीसरा पॉइंट आता है वो है इट इज़ इनवेरिएंट, सॉरी ये यहाँ से मैं, ये दूसरा पॉइंट है, यहाँ तक Q1 और यह है Q नेट डायरेक्टली ऐड हो जाता है क्योंकि ये है आपका स्केलर प्रोडक्ट, बिकॉज इट इज़ स्केलर। अगर वेक्टर होता तो आई कैप, जे कैप, ये सब बातें भी आएंगी अभी जब हम वेक्टर चीज़ें पढ़ेंगे, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। तो तीसरा पॉइंट है इट इज़ इनवेरिएंट। इट इज़ इनवेरिएंट, ये इनवेरिएंट क्या है, ये थोड़ा सा एडवांस पॉइंट है। इनवेरिएंट क्या होता है, इनवेरिएंट होता है इट डज नॉट चेंज, वो चीज़ इनवेरिएंट होगी जो वेलोसिटी के साथ चेंज ना हो। इट डज नॉट चेंज विद वेलोसिटी, मतलब आप चार्ज को रखकर कितनी भी वेलोसिटी से उसको मूव करा लीजिए, उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। इनवेरिएंट का एग्जांपल है चार्ज। तो सर क्या वेरिएंट होते हैं कुछ, हाँ वेरिएंट होते हैं। क्या, जैसे आपको मैं बता दूं, वेरिएंट होता है मास, वेरिएंट होते हैं वेरिएंट का एग्जांपल है मास भी है, लेंथ भी है, और आपका टाइम भी है इनवेरिएंट। अगर आप तेज़ मूव करेंगे तो आपका टाइम उतना नहीं होगा जितना है, या आप तेज़ मूव करेंगे तो आपका मास जो है उतना नहीं। अगर आप 70 किलो के हैं और आप बहुत वेलोसिटी आप चेंज कर रहे हैं तो आपका मास भी चेंज होगा। हालांकि हम इतनी तेज़ नहीं भाग पाते या इतनी तेज़ वेलोसिटी नहीं हो पाती हमारी कि मास चेंज होता भी है तो बहुत नेग्लिजिबल होता है, आपको काफ़ी ज़्यादा डिग्री में वेलोसिटी को बढ़ाना होगा। और आइंस्टाइन इसी बात को तो ज़्यादा फोकस दे रहे थे। क्या आइंस्टाइन तो टाइम ट्रैवल की जो बात सोच रहे थे वो सब मॉडर्न फिज़िक्स के अंदर पढ़ते हैं। मैं इनकी इंक फिल कर लेता हूँ, ये काफ़ी वीक हो गए हैं, उस बोर्ड पर आपको दिखाई नहीं देगा नहीं तो। हाँ, तो मैंने इंक फिल कर ली है। तो देखते हैं कि ये आइंस्टाइन ने किस तरीके से इनको कहा था कि मास वेरी करेगा। देखिए इसके लिए रिलेशंस भी हैं। m = m नोड √1 - v का स्क्वायर अपॉन c का स्क्वायर। ऐसे ही l का है l नोड √1 - v का स्क्वायर अपॉन c का स्क्वायर। और टाइम का है t = t नोड √1 - v का स्क्वायर अपॉन c का स्क्वायर। तो इन तरीके से ये जो रिलेशंस दिए हुए हैं, आप वेलोसिटीज़ की वैल्यू रखिए, आपको नया मास मिल जाएगा। तो इस तरीके से ही आइंस्टाइन ने इन 3 फॉर्मूलों को, मतलब मेनली मास का बताया था उन्होंने, और इसी चीज़ पर रिसर्च भी चल रही हैं किसके अंदर, मॉडर्न फिज़िक्स के अंदर। तो ये रिलेशन उन्होंने इस चीज़ के लिए दिए। ये पॉइंट थोड़ा सा एडवांस है, ये टेस्ट सीरीज़ में देखा था मैंने कोई बड़ी कोचिंग की। और तो अब
आप इस पर ज़्यादा फोकस ना कीजिए, जो बोर्ड में कर रहे हैं तैयारी, ये थोड़ा सा एडवांस पॉइंट ही है। मैं अब इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि 4th पॉइंट लिख रहा हूँ मैं। 4th पॉइंट देखिए, ये हो गया 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट, इट सपोर्ट्स या पोजेस, कुछ भी लिख लीजिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब चार्ज कंजर्वेशन, ये क्या होता है? देखिए, ये कहना चाहता है टाइम के साथ किसी भी बॉडी का चार्ज जो है, चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, चार्ज ऑफ आइसोलेटेड जो अलग रखी हुई है, उसके आसपास कोई चार्ज बॉडी नहीं है जो उसमें इंडक्शन वगैरह कुछ भी करा सके, ऑफ आइसोलेटेड बॉडी रिमेन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट ही रहेगा, रिमेन कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर आप उस एक किसी आइसोलेटेड बॉडी है जिस पर आप उस चार्ज है और आप उसको आइसोलेट रख दें, मतलब अलग रख दें, और उसके अंदर कोई भी ऐसा फैक्टर ना लाएं उसके आसपास जो उसको उसके चार्ज को छेड़छानी करे, तो वो टाइम के साथ चार्ज बना रहेगा, वही चार्ज, इसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहा गया। एक पॉइंट तो रह गया, क्या? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, ये 5 पॉइंट हुआ। अब एक और पॉइंट है, क्या है? वो है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज, और उसके अंदर मैं 1-2 न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा आपको। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, छठा पॉइंट लिख लेते हैं, ये मिटा रहा हूँ मैं, आप देख लीजिए, किसी का छूटा हुआ तो ये दिख रहा है आपको, ये इंक हल्की हो गई थी, ये थोड़ा सा, ये टाइम है, टाइम, TIME टाइम। ठीक है, मैं इसे मिटा रहा हूँ। अब हम पढ़ रहे हैं इसका छठा पॉइंट जो है क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। Q इज इक्वल्स टू NE, Q इज इक्वल्स टू NE। क्या चार्ज की कोई भी वैल्यू हो सकती है जो आपका मन करे? क्या आपने इलेक्ट्रॉन कभी सुना है कि आधा इलेक्ट्रॉन दे दिया, आधा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र? नहीं, ऐसा होता ही नहीं। या 1.5 इलेक्ट्रॉन दे दिया या नहीं, तो उसी से रिलेटेड है ये। क्या? हाँ, कौन सा पॉइंट है? छठा पॉइंट, 6 पॉइंट। क्या? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, QUANTIZATI, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसके लिए इक्वेशन दी है Q इज इक्वल्स टू NE। ये अभी बताऊंगा क्या है, पहले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझें कि क्या है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? ठीक है, चार्ज कैन ओनली अपीयर, आप देखते जाइए इस लाइन को, कैन ओनली अपीयर इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। मतलब Q इज इक्वल्स टू NE जो मैंने लिखा है। E क्या है? ये E वही तो है जो मैंने अभी लिखवाया था। E का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, और वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये नेगेटिव होता है, यानी कि इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो ये Q क्या है? Q कोई भी बॉडी पर चार्ज, कोई भी चीज़ पर आप निकालना चाहते हैं। N क्या है? कोई भी एक इंटीजर वैल्यू, वो भी समझ आएगा कि क्यों कह रहे हैं ऐसा। इंटीजर मतलब n हो सकता है 1, 2, 3, ऐसा कोई भी एक इंटीजर वैल्यू, पूरी वैल्यू। ये नहीं हो सकता कि फ्रैक्शन में 1.5 यानी कि 3/2, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब चार्ज कैन ओनली अपीयर इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑन आ बॉडी, किसी भी बॉडी पर। 1.5 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 1.5 मतलब जो चार्ज होगा वो केवल इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। क्या? 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज है उसमें 1 से मल्टीप्लाई है, 2 से मल्टीप्लाई है, 3 से मल्टीप्लाई है, तो वो इंटीग्रल वैल्यू से मल्टीपल होगा। चार्ज अपनी मर्जी का नहीं हो सकता कि आप कुछ भी चार्ज लिख दें। ठीक है, एनी वैल्यू ऑफ चार्ज
इज़ नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं है, इंटीग्रल वैल्यू ही होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र एक ही इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन इंटीजर वैल्यू का ही हो सकता है, इसीलिए बॉडी पर चार्ज भी पोजेस इंटीग्रल वैल्यू की फॉर्म में ही होगा। तो अब इस पर होते हैं न्यूमेरिकल्स। क्या होते हैं कि आपको वो कोई भी कहेगा कि इस बॉडी पर इतना चार्ज है, तो आप बताइए क्या इतना चार्ज हो सकता है, ये आपको बताना होगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन मतलब लिखता हूँ कि आप कैसे चेक करें कि किसी बॉडी पर कितना चार्ज, मतलब वो चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं। तो मैं अब क्वेश्चन लिखने वाला हूँ आपके सामने। मैं इसको वीडियो को पॉज कर क्वेश्चन लिख देता हूँ और आप नोट करें, फिर उन्हें करने की कोशिश भी करें। हाँ, तो मैंने लिख दिया है क्वेश्चन। ये MCQ नहीं है, मतलब इसके 3 पार्ट हैं कि आपको एक दोस्त कह रहा है कि मैंने तो एक बॉडी पर इतना चार्ज देखा है, तो क्या वो सही बोल रहा है, वो कह रहा है। दूसरा दोस्त कह रहा है मैंने इतना देखा है, तो तीसरा कह रहा है मैंने इतना देखा। मतलब कौन सही बोल रहा है, क्या इतना चार्ज हो सकता है या नहीं, ये आपको बताना है। तो इसको बताने के लिए कि चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है इतना या नहीं, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। मैंने कहा था n की वैल्यू होनी चाहिए एक इंटीजर वैल्यू। देखिए, तो Q इजिकल्स टू एन ई है अगर, तो इसको n इजिकल्स टू Q बाई ई, Q बॉडी पर जितना उसने दे रखा है, बॉडी पर गिवन जितना उसने दे रखा है। तो अगर n की वैल्यू आ गई, इफ n वैल्यू 1, इंटीजर वैल्यू 3 को 4, 1 करोड़, 2 करोड़, पूरी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, 2 लाख कितनी भी हो सकती है। n की वैल्यू अगर आ गई, इंटीजर वैल्यू आ गई अगर, तो देन दैट गिवन चार्ज कैन एग्जिस्ट, यानी कि वो सही बोल रहा है कि इतना चार्ज उसने देखा। ठीक है, तो ये हमने तरीका पढ़ा। अब हम करते हैं चेक। पहला क्वेश्चन कि उसने कहा कि क्यू बॉडी पर इतना चार्ज है, तो हम देखना चाहेंगे n की क्या वैल्यू आ रही है। तो 3.2 इंटू 10 की पावर कितना, -18, और ये है ई की वैल्यू आपको पता है, मैंने इसीलिए पहले लिखवाई थी। क्या 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, इसने इतना कूलम कहा, तो यहाँ पर हम Q की वैल्यू लिख रहे हैं। E की वैल्यू 10 की पावर -19 कूलम, ये कट गया, तो ये 19 है, ऊपर जाके +19 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये आ गया 2, और 2 इंटू 10 की पावर -18, और ये अगर नीचे 19 है तो मतलब -19 है, तो ऊपर जाकर होगा +19, तो ये कट कर आ गया 2 इंटू 10 मतलब 20। तो 20 क्या इंटीजर वैल्यू है? हाँ है, बिल्कुल पूरी वैल्यू है। तो ये चार्ज आपका पॉसिबल है, यानी कि ये पॉसिबल है, वो सही कह रहा था कि मैंने इतना चार्ज देखा। ठीक है, दूसरा है, कह रहे हैं कि क्यू बॉडी पर उसने इतना चार्ज देखा, n 2.3 इंटू 10 की पावर -8 कूलम बाई 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन होने वाली है, देखते हैं क्या। तो ये पॉइंट से पॉइंट हटा दूँ, आप ये करके देखिए क्या, 16/23 ना आता है, और ये है कि 23/16 इंटू 10 की पावर, देखिए 19 और 8, जब ये ऊपर जाएगा तो +19 -8 कितना हुआ, 9 तो इधर और 2 11, 10 की पावर 11। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, इसको सोल्व कर देख लेते हैं, इधर आप भी कीजिए। ठीक है, इसकी वैल्यू आती है सोल्व करने के बाद 1.4375, ठीक है, और इंटू 10 की पावर 11। तो क्या वो सही कह रहा है? क्या ये इंटीजर वैल्यू है? आप कह रहे हैं सर ये तो पॉइंट मारी है, पॉइंट में जैसे 2.5 यानी कि 3/2, और 3/2 इलेक्ट्रॉन आपने मना किया था कि नहीं आ सकते, यहाँ पे भी पॉइंट मारी है। पर मैं कह रहा हूँ है, क्यों? अगर आप इसको थोड़ा खोलें, क्या 1, देखिए ये पॉइंट है,
इसको इधर ले जाएंगे अगर हम, तो ये 10 की पावर 11 से 10 हो जाता है, और इधर ले जाएंगे 9, और इधर ले जाएंगे 8, और इधर ले जाएंगे 7, तो 14375 इंटू 10 की पावर कितना 7। ठीक है जी, कोई दिक्कत। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 14375, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 जीरो, इसका यही तो मतलब है। और क्या इंटीजर वैल्यू नहीं है? बिल्कुल इंटीजर वैल्यू है, बिल्कुल इंटीजर वैल्यू है। तो ये आपका गिवन चार्ज बिल्कुल सही है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये एग्जिस्ट कर गया और ये भी एग्जिस्ट कर गया, ये बिल्कुल सही बात। तो अब आप तीसरा पार्ट देख लीजिए। तीसरा पार्ट, अगर n की वैल्यू इंटीजर आती है तो वो एग्जिस्ट कर जाएगा 10 की पावर माइनस 20 कूलम, और यहाँ पर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो अगर आप इसे पॉइंट से पॉइंट कट गया, 4 से काट दें, 3/4, तो ये आ गया 0.75 इंटू 10 की पावर 1 इंटू, क्योंकि 9 नहीं 10 की पावर माइनस 1, तो ये हो गया 0.075। तो क्या ये इंटीजर वैल्यू है? नहीं, ये पॉइंट्स में है, ये इंटीजर वैल्यू नहीं है, तो ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता चार्ज। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, कूलम्स लॉ हम इसमें स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हमने पढ़ लिया चार्ज क्या होता है, क्या प्रॉपर्टी है, या फिर क्या कैसे वो क्रिएट किया जा सकता है। अगली वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे। तब तक आप पढ़ाई करते रहें। ओके, थैंक यू वेरी मच।